मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी अपील, और ख़ासकर मेरी ये अपील उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा है, उनसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट भी हैं और साथ ही साथ मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के ईमानदार श्रोता भी हैं। दोस्तों, मेरे पास लगातार इस बात को लेकर के मेल्स आ रहे हैं कि सर, आपने करंट अफेयर्स पर जो हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे और आप जो डेली ऑडियो लेक्चर हमें उपलब्ध कराते हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन इस बार के प्री में आए हैं। और कुछ लोगों ने तो आए हैं की जगह फंसे हैं शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन है उसमें ये फंसने की उम्मीद तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोई आपको इस तरीके से क्वेश्चन बता दे कि वो ज्यों के त्यों फंस जाएं। हाँ, उसके आसपास की बातें जरूर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में इस तरह के तथ्य उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि जब कोई भी प्रश्न आए तो आप उसके सही उत्तर तक पहुंचने की योग्यता विकसित कर सके। तो इसीलिए फंसे शब्द तो ठीक नहीं है। हाँ, कितने प्रश्न आए या कितने प्रश्नों के उत्तर के लिए मदद मिल सकी, यह एक अच्छी भाषा हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन यह है कि प्लीज़ जो मेरे स्टूडेंट हैं, चूँकि वो लगातार मुझे सुन रहे हैं, वो मेरी चीज़ों से परिचित हैं, तो वे ज़रा से मेहनत मेरे बिहाफ पर कर दें और मुझे एक सूची यदि भेज सकें कि सर, टोटल इतने क्वेश्चंस आए हैं इस साल के प्री एग्ज़ामिनेशन में और वे ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं सच में आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा। इससे सच पूछे, मुझे भी एक दृष्टि मिल सकेगी कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ यह कितना सही है और कितना टारगेट के बहुत करीब है। कहीं इसमें कोई बदलाव करने की जो ज़रूरत नहीं है, और यदि ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली मैं बदलाव करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब कुछ खबरों की चर्चा करते हैं। 100वां रामसर स्थल, 100वां शतक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी विस्तार से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, आप जानते होंगे बलिया जिला। वहां एक है सुरहा ताल। सुरहा ताल उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है और यह हमारे देश का 100वां रामसर स्थल है। चूंकि 100वां रामसर स्थल है, इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़े विस्तार से बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कहा कि बलिया जिला यानी कि यह उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसका जो पॉपुलर नाम है वो सुरहाताल है, लेकिन यह इसका अभी का नाम नहीं है। 1991 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया और उसके बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, यानी कि आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। मैंने कहा बलिया जिला, यानी कि यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का यह 13वां रामसर स्थल बन गया है। ये खासकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए विशेष मायने रखता है, 13वां रामसर स्थल। दोस्तों, ये 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और जो जिला मुख्यालय है यानी कि जो बलिया है, उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि रामसर स्थल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। थोड़ी सी जानकारी यहाँ मैं देना चाहूँगा कि जो रामसर स्थल होते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस की आर्द्र भूमियाँ होती हैं, और जो इन्हें घोषित किया जाता है, मान्यता दी जाती है और संरक्षण प्रदान किया जाता है, वह रामसर कन्वेंशन के तहत। एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था रामसर में, और तब से इसे नाम ही दिया जाने लगा रामसर स्थल। आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र यानी कि जहाँ नमी रहती हो। तो आर्द्र भूमियाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से हमेशा पानी मौजूद रहता है, और इसलिए इन्हें प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने और बाढ़ नियंत्रण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आर्द्र भूमियाँ। तो दोस्तों, ये है रामसर स्थल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक डिसीजन दिया है कुछ दिनों पहले, और अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप पत्र का हिस्सा होते हैं, यानी कि वे दस्तावेज जो किसी आरोपी पर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी के अगेंस्ट में आपने केस दायर किया तो उस पर कुछ ना कुछ तो आरोप लगाया ही होगा। तो जो आरोप लगाए गए हैं, उस दस्तावेज को देखने या पाने से यदि हम रोकते हैं जिस पर आरोप लगाया गया है, तो यह एक प्रकार से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि कानून के अनुसार आरोपी को आरोप पत्र का हिस्सा रहे दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जरिए ही तो आरोपी अपना पक्ष समुचित तरीके से रख सकता है। तो आरोप पत्र के जो दस्तावेज हैं, वे आरोपी का अधिकार है, और ये बहुत सही बात कही गई है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही? एक याचिका दायर की थी हमारे जो रिटायर्ड मेजर जनरल रहे वीके सिंह जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम भी ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी कभी अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। उस किताब का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारे, जिसे हम रा कहते हैं, आप इस एजेंसी के बारे में जानते होंगे, उनके सीक्रेट को लेकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उसमें उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस एजेंसी की कुछ गोपनीय जानकारियां उजागर की, और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। फिर केस चला, हाई कोर्ट ने अपनी बात कही, और हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ फिर जो मेजर जनरल साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं, आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। ये शर्तें भी आपको मालूम होनी चाहिए। पहला तो यह कि दस्तावेजों का जो इस्तेमाल है वह सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही के लिए होगा, उससे अधिक नहीं। दूसरी बात कही है कि उन्हें किसी भी तरह पब्लिक नहीं किया जाएगा, न प्रिंट में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और न ही सोशल मीडिया में। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक निगरानी कमेटी बनाई है, और ये निगरानी कमेटी है ठोस कचरा प्रबंधन नियम के पालन को देखने के लिए। क्योंकि कचरा प्रबंधन आपके सिलेबस में है, तो आप इसे उसका अपडेट समझ लें। तो सुप्रीम कोर्ट अधिकृत निगरानी कमेटी है, और यह देश भर में नियमों का पालन की निगरानी करेगी कि जो कचरा प्रबंधन होता है, ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक तरीके से उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकायदे निर्देश देगी और अनुपालन की समीक्षा भी करेगी। एक अच्छी बात यह है कि इस कमेटी में केंद्र के 5 मंत्रालयों के सचिव होंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई कमेटी बनाती है, तो यदि मैं ये बात न बताऊँ और आपसे पूछूं कि इस कमेटी में कौन होंगे, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि न्यायाधीश होंगे।
लेकिन यहाँ मंत्रालय के सचिव होंगे। कोर्ट ने यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे लगता है कि रेफरेंस के बतौर आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कचरा प्रबंधन को केवल सरकारी योजना की तरह नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार में बदलाव के रूप में लागू करना होगा। इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। यदि बच्चों को इसके बारे में व्यावहारिक जानकारियां दी जाएं, तो वे अपने घरों में गाइड और मेंटर बन सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, जो कचरा प्रबंधन के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कही जा सकती है। दोस्तों, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।